चलिए बच्चों, गुरुकुल की रिवीजन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा, लेकिन इससे पहले क्योंकि सिर्फ तो न्यूमेरिकल आते ही नहीं पेपर में, कुछ डिफिनीशन भी आते हैं, तो उन पर भी हम चर्चाएं करते हुए चलेंगे। हमारा लक्ष्य ये है आपको पूरा नंबर दिलवाना, 70 में 70 लाना आपका। तो उस 70 में 70 लाने के लिए आपको परिभाषा भी पता होनी चाहिए। तो इस पूरे चैप्टर में जो जो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते चलेंगे, आपको हमारे साथ साथ यहीं पे याद हो जाएगा, और अगर आपको याद है तो हमारे साथ आप बोलते चलेंगे। तो पहला आता है इसके चैप्टर के नाम पर, कूलाम का नियम किसे कहते हैं। तो कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के अनुसार, पहले तो बताया कि कूलाम का नियम किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को परिभाषित करता है। अगर बहुत ज्यादा नंबर में पूछा है तब, एक दो नंबर में पूछा है तो डायरेक्ट लिखेंगे। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मिलाने वाली, उन दोनों आवेशों के परिमाण के उन दोनों आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वृत्तक्रमानुपाती, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के वृत्तक्रमानुपाती होता है, तथा यह आवेश उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। फिर 2 नंबर में है तब पर भी नीचे फॉर्मूला ब्रैकेट में, काले ब्रैकेट में लिख देंगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², इसको ब्रैकेट क्लोज। और अधिक नंबर में आ गया तो क्या करेंगे भैया, अगर 4 नंबर में आ गया तो लिखेंगे यहाँ पे Q प्रथम आवेश, Q2 द्वितीय आवेश, R = बीच की दूरी। ठीक, अच्छा ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को प्रवेश कराने पर, प्रवेश कराने पर उस आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, E = QF/Q, जहां पे Q परीक्षण आवेश। अच्छा ठीक है भैया। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, याद रखना हमेशा, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं। चौथा प्रश्न आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। सारे बच्चे परेशान, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, कुछ नहीं, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। पांचवा प्रश्न आता है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसी होती है। तो याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा सदैव ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। छठवां प्रश्न आता है, लास्ट प्रश्न है ये हमारा परिभाषा में आने वाला, कि वैद्युत बल रेखाओं की किन्हीं दो लक्षणों को बताइए। हम यहाँ पे आपको 3 बता देंगे, 3-4 बता देंगे। चलिए, पहला, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा, पहला क्या हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा, वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस आवेश की वैद्युत क्षेत्र बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा, वैद्युत बल रेखा के किसी एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती। क्यों नहीं खींची जा सकती, इसका पूछ लेता कभी, क्योंकि वो 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी जो कि असंभव है। चौथा, वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती है। अच्छा, इसी के साथ हो गया आपका परिभाषा वाला सेक्शन कंप्लीट। अब देखिए, ये जो प्रश्न लिखा हुआ है ये आपका आने वाला 6 नंबर वाला प्रश्न है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम आपको, अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो थोड़ा सा आपको बेसिक भी बता देते हैं। जैसे पहला, कूलाम के नियम पर आता है कि 4 कूलाम का एक आवेश है एओ, 4 कूलाम है 3 कूलाम के आवेश के बीच लगने वाले बल की गणना करें। गणना करें जिनके बीच की दूरी
क्या है, 3 मीटर है। अब बस देखिए, इसके लिए ऐसे प्रश्न करने के लिए कुछ नहीं, कूलाम के नियम को एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 Q2 दिया, यहाँ से रख सकते हैं, इसका मान होता है 9 × 10⁹ बच्चों वाला क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में आ जाता है, उम्मीद कम है। 4 × 3 थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें इसका यूज होगा। 4/4, 1 आवेश 4 और 1 आवेश 3 दिया होता, और दूरी कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, क्वेश्चन खत्म। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, तो F इक्वल टू हो गया बच्चों 12 × 10⁹ न्यूटन। ये एक सिंपल प्रश्न मैंने आपको बता दिया जो कि हमारे पेपर में आता है। 1 नंबर या 2 नंबर में ऐसा प्रश्न आता है, ऐसे प्रश्न से अधिक नंबर की उपेक्षा न रखें, ऐसे प्रश्नों से अधिक नंबर की उपेक्षा न रखें। चलिए अब हम चलेंगे इस क्वेश्चन की ओर। ये चीज़ समझ में आ गई, कूलाम का नियम कैसे कार्य करता है। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा पूरे यूपी बोर्ड में, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, याद रखिएगा, आपको किसी को भविष्य में भी बताने में भी काम आएंगे और अपने पेपर को हल करने में भी काम आएंगे, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट बहुत ही कम लोगों को पता होता है। इतने इजी वे से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, समझिएगा। 2 मुक्त बिंदु आवेश, पहले फिगर बनाना अनिवार्य है किसी भी प्रश्न में। 2 मुक्त बिंदु आवेश +4e तथा +e परस्पर a दूरी पर स्थित है। एक तीसरा बिंदु आवेश q कहाँ रखा जाए कि संपूर्ण निकाय, देखिए a दूरी पर स्थित एक तीसरा बिंदु आवेश कहाँ रखा जाए कि संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। पहले क्या पूछा, तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए। अच्छा, इसमें q का मान तथा चिन्ह क्या होगा, मतलब यहाँ पे समझिए तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए ये भी पूछ रहा है, और संतुलन में कैसे होगा। अच्छा चलिए, पहले तो जो चीज़ें दी हुई उस पर हम चर्चाएं थोड़ी सी कर लेते हैं। हमको दिया हुआ है, ये हो गया +4e दिया हुआ है, और दूसरा आवेश दिया हुआ है e। दूसरा आवेश क्या दिया हुआ है, e। अब इनके बीच की दूरी क्या है बच्चा, a दिया हुआ है। अब बीच में हमसे बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, बीच में कहीं, बीच में ही एकदम करेक्ट नहीं, इसको लीजिए मिला दे रहे हैं तो आप कहीं सोचेंगे बीच में ही कह रहा है। अब इसके बीच में कहीं भी एक आवेश क्या ला दे रहा है, q, कहाँ लाया जाए। तो हमने माना q को 4e आवेश से x दूरी पर लाया गया। q को कहाँ लाया गया, 4e आवेश से x दूरी पर लाया गया। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, a माइनस x। चीज़ें समझ में आपको आनी चाहिए, समझ आ रहा है। मैंने मान लिया कहीं भी उनके बीच में इस आवेश को रखा गया। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब हम इस आवेश से, ये संतुलन की स्थिति में भी है, तीसरा आवेश बिंदु कहाँ रखा जाए कि संपूर्ण निकाय संतुलन में हो। तो क्योंकि ये दोनों संतुलन की स्थिति में है, हमेशा ऐसे ही प्रश्न आता है, तो इनके बीच लगने वाला बल इसके बीच लगने वाले बल के बराबर होगा। ध्यान समझिएगा, इसके और इसके बीच जो बल कार्य करेगा वही बल इसके और इसके भी बीच कार्य करेगा, तभी ये संतुलन में होगा। समझे ध्यान से, तभी ये संतुलन में होगा। तो ऐसे तो संतुलन में हो नहीं सकता है, तो कैसे इसके बीच बल कार्य नहीं करने वाला हो सकता है, जबकि ये ऋणात्मक होगा। ध्यान से समझिए, चीज मैं बता रहा हूं, जब ये आवेश ऋणात्मक होगा तभी ना इसके बीच बल कार्य करेगा। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तब भी कोई बात नहीं, इसका एक ट्रिक भी है जिसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए, तो अभी इस माइनस को आप मत याद कीजिए। तो हमने बताया कि इसके बीच बल बराबर होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए इसके बीच लगने वाला बल क्या है, F डैश है, जो कि हो जाएगा क्या, यहाँ पे लिखना जरूरी है कि किसके बीच निकाल रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं +4e तथा क्या है q के बीच F डैश। तो क्या हो जाएगा इनके बीच हो जाएगा बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e³ बटे x²। ये प्रश्न देखिए हमेशा आता है, बच्चे नहीं कर पाते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा भी इसके बीच बल बराबर होगा, तो 4e तथा e के बीच, इसको हमने मान लिया f, या इसको हमने F1 मान लिया, ठीक है, जो नहीं इसको F मान लीजिए, ठीक है।
तो 1/4πε0, और ये हो गया 4e² अपॉन a²। बीच की दूरी कितनी है, a है, और ई का ई मल्टीप्लाई करेंगे तो e² हो जाएगा। अब क्योंकि ये संतुलन की स्थिति में है तो क्या हो जाएगा, f डैश बराबर हो जाएगा f के, लिख देंगे यहाँ पे चूंकि संतुलन की स्थिति में। समझिएगा ध्यान से। तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 4e³/x² इक्वल टू 1/4πε0 4e²/a²। अब क्या करें भैया, इतने से तो तुम भी समझदार हो कि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और एक ई से एक ई कट जाएगा। तो क्या बचा, यहाँ से बचा a/x² इक्वल टू में a/x² इक्वल टू में क्या बचा, यहाँ से e बचा, सॉरी यहाँ पे q है ना, a लिख दिया मैंने, q/x² इक्वल टू e/में a²। अब देखिए यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एक समीकरण से दो अननोन चीज़ें नहीं ज्ञात की जा सकती। यहाँ पर देखिए एक ई ये भी है और ए भी हमें नहीं, हमें एक्स भी ज्ञात करना है और क्यू भी ज्ञात करना है, तो एक ही समीकरण से कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम इसको ले लेते हैं समीकरण 1। अब देखिएगा, चूंकि ये आवेश इसके साथ ये भी संतुलन में है, तो इनके बीच, इन दोनों के बीच जितना बल लग रहा होगा उतना इसके बीच भी बल लग रहा होगा, तभी ना संतुलन की स्थिति में। चलिए तो इसको निकाल लेते हैं, F4e प्लस F4e तथा Q के बीच बल F1 मान लिया हमने, इसके बीच बल निकालेंगे तो यही आ जाएगा, इसी यहीं पे F1 लिख लेना है, ठीक है। तो इसको लिख देना है के बीच बल क्या हो जाएगा F1, ठीक है भाई। फिर इसके और इसके बीच बल तो Q तथा E के बीच बल, ये क्या हो जाएगा F2, इसको F2 हमने मान लिया तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं F2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 E³ में कितनी दूरी है a-x², बस हो गया। अब F1 बराबर F2। समझिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, नहीं समझ पाएंगे तो समझिए पेपर में नंबर छोड़ के आएंगे आप। तो ये हो जाएगा क्या 4e³ x² इक्वल टू 1/4πε0 x² e³ में a-x²। 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा, ई से देखेंगे आप तो ई कट जाएगा, क्यू से देखेंगे तो क्यू कट जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कट गई। बचा क्या भैया, बचेगा कुछ नहीं, बचेगा 4a-x² इक्वल टू x²। ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे बची, तो क्या यहाँ पे अगर फॉर्मूला खोल दिया जाए, ध्यान समझिएगा, फॉर्मूला खोल दिया जाए तो क्या आएगा जानते हैं, फॉर्मूला खोल के आप ट्राई कीजिएगा, आएगा x इक्वल टू 2a/3। कैसे आएगा, इसका देखिए फॉर्मूला खोल दीजिए तो a² प्लस b² माइनस 2ab। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 4a², ठीक है, 4a² माइनस a², या हम चाहे तो इसको एक और प्रकार से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं, सिंपल सा है, ब्रैकेट खोल लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2a माइनस x इक्वल टू x। तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 2 प्लस x इक्वल टू x, ठीक है। तब इसको उधर ले जाएंगे तो ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी। अब इसको हम रख देते हैं समीकरण 1 में, x का मान रखने पर, x का मान समीकरण 1 में अगर रखा जाए तो क्या आ जाएगा भैया। ये क्वेश्चन तो ऐसा आप करवा रहे हैं ना कि समझ ही में नहीं आ रहा है। नहीं देखो बच्चा, समझने की प्रयास करो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। a², ये कट जाएगा आपका a से a, तो बस हो गया। q इक्वल टू
2e/3a, 12th के आप स्टूडेंट हैं। ये आ गया हमारे पास x भी और ये आ गया हमारा क्या, q भी। अब q कैसा होगा, तो q मैंने पहले बताया था ऋणात्मक होगा। q कैसा होगा, तो q की स्थिति कैसी होगी, तो q आवेश ऋणात्मक होगा। ये चीज आपको समझना और याद करना होगा। संतुलन कैसा होगा, तो संतुलन अस्थायी होगा। क्यों, संतुलन कैसा होगा, तो संतुलन अस्थायी होगा। इस क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन देखिए छोटा सा है, कॉन्सेप्ट इसका समझना था। कॉन्सेप्ट अगर आप इस क्वेश्चन का समझ गए हैं तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये सबसे ज़्यादा बड़े में इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने पहले ही इस क्वेश्चन को समझा दिया। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब कुछ और इस चैप्टर से आने वाले प्रश्नों पर बेसिक चर्चाएं कर लेते हैं। और भी जो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, उस पर भी हम चर्चाएं कर लेते हैं। चलिए, इतना जगह खाली हो गया हमारे लिए, बहुत है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इससे आने वाले 3 बहुत से इम्पॉर्टेंट हैं। क्या, डिराइवेशन। 2, 3 नहीं मैं बोल सकता, 2 नहीं 3 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको आना चाहिए। ये 3 क्या इम्पोर्टेंट है सर, थोड़ा सा बताएंगे, जिक्र करेंगे? एकदम जरूर, हम यहाँ पे जिक्र करने के लिए ही आए हुए हैं। बस इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे पढ़े हैं वो पढ़ेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। जिनको लग रहा है कि जो फेल हो जाएंगे या जिन्होंने मेरे कुछ पढ़ाई नहीं की है, तो समझिए उनका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया इसके साथ ही। पहले मैं बता देता हूँ इसमें क्या आपको आना चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ, इम्पॉर्टेंट डिराइवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, निगमन। निगमन, महत्वपूर्ण निगमन। ठीक, पहला, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय एवं निरक्षीय, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर, दोनों मैंने एक साथ ही लिख दिया, स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखिएगा। अक्षीय स्थिति पर थोड़ा सा हार्ड है, निरक्षीय पर एकदम ही इजी है। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये कि किसी भी बिंदु पर एक दिया होता है, तीसरा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, लीजिए 2 ही हो गया। वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र ई में, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बड़ा गुण, ठीक, बला गुण। ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये 3 आपको डिराइवेशन ऐसे हैं इस चैप्टर से जो आने चाहिए। दूसरी चीज और चीजें जो आपको आनी चाहिए, क्या भैया बताइए? पढ़ने के लिए आप तैयार है ना? जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको पढ़िएगा। मैं मजाक नहीं करता और न ही आपकी लाइफ से खिलवाड़ करता हूँ। जो चीज़ें बताता हूँ वो सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब प्रश्न कुछ देख लेते हैं। जैसे देखिए, इस पे प्रश्न आता है, P = 2QL हम लोग जानते हैं। तो आपको आवेश दे देगा, आपको दिया रहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव है,
जिसके बीच की दूरी 5 है, ध्यान समझिए, जिसके बीच की दूरी 5 है और आवेश 5 कूलाम -5 कूलाम प्लस 5 कूलाम है, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो बच्चे जानते हैं क्या करते हैं? P = 2 5 × 5। गलत। ये दूरी L होती है तब इसको 2L दिया होता है। अगर पूरी दूरी 5 दी हुई है तो यहां से आप फॉर्मूले से 2 गायब करेंगे और ये आ जाएगा 25 कूलाम मीटर। छोटा सा टॉपिक था, पता होना चाहिए। दूसरी चीजें देता है टाउ बराबर P × E होता है, टाउ बराबर P.E होता है, या टाउ बराबर E × P होता है। तो देखिए सभी में तो बच्चे ठीक रहते हैं, इसको तो काट देते हैं। अब इसमें और इसमें अधिक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको पता होगा टाउ बराबर क्या होता है? PE sin थीटा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? P × E होता है, यानी कि ये वाला सही है। सारी छोटी छोटी चीज़ों की चर्चा कर दी। दूसरी बात, आपको कुछ चीज़ें की आपको याद होनी चाहिए मात्रक, जैसे कि ई का तो सबको याद है F/Q, तो हो जाता है N/Q N/C न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, वो तो मान लीजिए आपको याद है। P का आपको याद होना चाहिए, एप्सिलॉन का आपको याद होना चाहिए जो ε0 है, और टाउ का आपको याद होना चाहिए। टाउ में बहुत बच्चे बल नहीं लगाते हैं, जबकि उस पर बल ही वैल्यू क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक बल लगता है। कौन सा बल उसको कहते हैं? घुमाने वैद्युत पर लगने वाला बल आघूर्ण। आघूर्ण भी क्या है? एक प्रकार का बल है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। और बस इतना अगर आप कर लेते हो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। मैंने बेसिक क्वेश्चन से लेके हाई क्वेश्चन तक आपको समझा दिए हैं। फिगर वाले क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस समय थोड़ी उसकी डिमांड कम हो गई है, लेकिन एक आध दो फिगर वाले क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। इजी क्वेश्चन होते हैं, देख लीजिएगा। तो बस आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।